आरोग्य भारती उदयपुर के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं परिचय कराना चाह रहा हूँ श्रीमान श्रीवदन जी भाई साहब का। आप अखिल भारतीय योग प्रमुख हैं, योगाचार्य हैं, मुद्रा विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, योग निद्रा के विशेषज्ञ हैं। तो आज हमें कैसे स्वस्थ रहें उसके बारे में जान। आरोग्य भारती संस्था संपूर्ण देश में ऐसी संस्था है जिसमें सब प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को एक साथ जोड़ करके व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे उस विषय पर काम कर रहा है। उसके माध्यम से प्रतिवर्ष योग शिविर होता है। इस बार भी हम कुछ अलग अलग प्रकार के आयु के अनुसार समुच्चय दे रहे हैं आसनों के। बाल अवस्था, तरुण अवस्था और 40 वर्ष से ऊपर के प्रौढ़ावस्था, उन सभी आयु में कौन कौन से आसन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, यह हम प्रशिक्षण में सिखाएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य चैवेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोस्मि। आगे झुककर ऋषि पतंजलि को प्रणाम करिए। सम स्थिति 1 2 ताड़ासन। सांस भरते हुए हाथ बाजू में, 2 हथेली ऊपर करना, 3 ऊपर सांस भरते हुए लेकर जाना और हाथों को खींच देना। कोहनी का जोड़ सीधा, दृष्टि सामने। बढ़ती आयु में लंबाई बढ़ती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और वार्म अप के लिए उपयोगी है। थोड़ी देर करेंगे तो लंबे गहरे श्वास होंगे और एकदम सीधा खींचते जाएंगे। लंबे गहरे श्वास, हथेली ऊपर करो, उंगली फंसा करके ऊपर। 4 कोहनी का जोड़ सीधा कर दो एकदम। शरीर को प्रारंभ में गर्म करते हैं, इसके लिए आसन उपयुक्त है। एक स्थिति में लगातार खड़े रहने से शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है और जहाँ खिंचाव है वहाँ पर रक्त का संचार बढ़ने से उसको ताकत मिलती है। 5 ऊपर नमस्कार, 6 बाजू में हाथ, 7 हथेली नीचे, 8 समस्थिति। त्रिकोणासन, उछल करके हाथों को क्रॉस करते हुए 1 मीटर से अधिक पैरों को खोलना। 1 2 कहने पर दाहिने पैर की एड़ी को आगे ला करके बाएं अंगूठे की सीध में रखना। 2 3 में बाजू में झुकना। 3 4 ऊपर देखना। 5 में सामने देखना। 5 6 में सीधे खड़े होना। 6 7 में एडी को पीछे ले जाना, जो आगे लाए थे उसको पीछे। 8 में उछलकर मिलाना। 8 इस आसन को करने से जिनको साइटिका दर्द होता है उसमें लाभकारी है और पैरों में थकान रहती है वो भी इससे दूर होती है। अगला आसन पार्श्व कोणासन, सम स्थिति 1 2। उसी प्रकार उछलकर हाथ पैर खोलना। 1 2 में एडी को आगे लाना दाहिने पैर की। 2 3 घुटना मोड़ करके हथेली टिका करके रखना।
ले जाना। 4, 90 डिग्री के कोण को देखना। छोटे पैर, बाएं पैर की छोटी उंगली को टिकाना। 5, हाथ को नीचे लाना। 6, सीधे खड़े होना हाथ खोलकर। 7, एड़ी पीछे ले जाना। 8, उछलकर मिलाना। वीरभद्रासन प्रकार 1, उछलकर हाथ पैर खोलना। 1, 2 में दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर के पंजे पर पूरा दाहिनी ओर मुड़ जाना 90 अंश पर। 3 में ऊपर हाथ मिलाना। 3, 4 में घुटने पर दबना और ऊपर देखना करमूल पर, कमर सीधी रखना। 4, पूरा 90 डिग्री का कोण बन गया और ऊपर देखना, जहां हाथ मिलते हैं उसको। 5 में घुटना सीधा करके खड़े होना। 5, 6 में हाथ बाजू में, 6 बाजू में करिए। 7, 8 में उछलकर मिलाना। 8, उत्तानासन, सूर्य नमस्कार की 2 की स्थिति। 1, हाथ ऊपर, श्वास भरिए। ठोड़ी आगे रखते हुए झुकना। उरु संधि से, जहां से धड़ जुड़ता है पैरों से, वहां से मुड़ना शुरू करना। 2, पूरा आगे झुकते जाइए। कमर से ऊपर का हिस्सा कमर के नीचे लगाना। 4, हाथ ऊपर। 5, बाजू से हाथ नीचे। 5, चक्रासन। विभाक्षय में समतल स्थिति में आएंगे। पहले समतल स्थिति, पैर आगे रखना। 1 में लेटना। 1, 2 में घुटनों को मोड़ना। 2, 3 में हाथों को रखना से कंधे की ओर। 3, और 4 में पूरा पूर्ण स्थिति में आना। 4, चर्बी समाप्त होती है, पाचन क्रिया अच्छी होती है, पैरों में मजबूती आती है। 5, सिर टिकाओ, कंधा टिकाओ। 6, 7 में हाथ नीचे। 7, 8, बद्ध कोणासन। इसमें अपने दोनों पैरों को तलवे मिला करके अपने शरीर के निकट खींचना, जंघा को नीचे दबाना, मेरुदंड सीधा, दृष्टि सामने। और ये चिकित्सा विभाग का सर्वे है कि मोची जितने भी हैं उनको मूत्र संबंधी रोग बहुत कम होता है। इस आसन से मेरुदंड के दोनों ओर चिपके हुए गुर्दों की मालिश होती है। उसके कारण से वो सक्रिय होता है, अच्छा काम करता है। लंबे गहरे श्वास लेते हुए इसी स्थिति में बैठना। 3 में पैर सीधे। 3, 4, हाथ बाजू में। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में बाएं पैर को दाएं नितंब के नीचे रखना। 1, 2 में दाहिने पैर को बाएं पैर के बाजू में रखना, लंब रूप। 2, 3 में बाएं हाथ को ऊपर करना। 3, बायां। 4 में पूरा 90 डिग्री घूम करके पैर को पकड़ने का प्रयास करना। 4, इसमें आप देख रहे हैं नाभि को बाहर निकाल रहे हैं और मरोड़ रहे हैं। उसका परिणाम होता है अपने अग्नाशय पैनक्रियाज
इस पर दबाव पड़ रहा है, उसके कारण से पैनक्रियास सक्रिय होता है। तो जिनको मधुमेह का रोग है उनके लिए अच्छा है, और मधुमेह ना हो उसके लिए भी अच्छा है। कमर की जकड़न निकल जाती है, कंधे के जोड़, बाकी सब एक अच्छा आसन है। 5 सामने आना, 6 हाथ ऊपर, 7 दाहिना पैर सीधा, 8 बायां पैर भी सीधा। इसको दूसरी ओर भी करेंगे। दाहिने पैर को नीचे मोड़ना, बाएं नितंब के नीचे रखना। 1 2 में बाएं पैर को बाजू में रखना, 2 3 में दाहिना हाथ ऊपर, 3 4 पूर्ण स्थिति। पूर्ण स्थिति में थोड़े समय के लिए रुकते हैं। उसके कारण से शरीर में जहाँ दबाव या खिंचाव होता है, रक्त का संचार बढ़ता है और वो अंग स्वस्थ होता है। 5 सामने आना, 6 हाथ ऊपर, 7 बायां पैर आगे, 8 दाहिना पैर आगे। नौकासन। नौकासन सामान्य अवस्था में करते हैं तो मेरुदंड ढीला हो जाता है, और इसको एक युक्ति के साथ जोड़ रहे हैं। 1 में हाथों को पीछे लेते हुए कोहनी टिकाना। 1 कंधे के नीचे कोहनी आनी चाहिए, इसको स्वयं देखना। पैर मिला के रखिए, सीने को ऊपर करिए पूरा, और 45 अंश पर अपने पैरों को उठाइए। पूर्ण स्थिति। पंजे मिला के रखिए, पंजों को अपनी ओर खींचिए। चार पैर रखिए, 5 सीना ढीला, 6 उठकर बैठिए। 6 जठर परिवर्तन आसन। सबसे पहले सीधे लेट जाइए। 2 कहने पर दोनों घुटने मोड़ करके दाहिना हाथ बीच में डालकर दोनों अंगूठे पकड़ना। 2 3 में दाहिनी ओर ले जाकर के घुटने सीधा करना। 3 और 4 में बायां हाथ कंधे की सीध में ले जाकर के हथेली ऊपर करना। हथेली आकाश की ओर, दोनों कंधे बराबर टिके हुए, दोनों घुटने के जोड़ एकदम कसे हुए। इस आसन को करने से L3, 4, 5 इसमें जो स्लिप डिस्क का समस्या है उसकी, और मेरुदंड में किसी प्रकार की चोट है, लगातार बैठे रहने के कारण से कमर दर्द करने लगती है, उस सब का इलाज इसमें है। 5 घुटने मोड़कर बीच में लाइए। 6 बाएं हाथ से पकड़िए अंगूठे, दाहिना हाथ छोड़ दीजिए। 7 बाईं ओर सीधा करिए, और दाहिना हाथ कंधे की सीध में ले जाकर हथेली ऊपर, दोनों घुटने एकदम सीधे। नौ कहने पर घुटने मोड़कर बीच में लाइए। 9 10 में पैर सीधे कर दीजिए, हाथ बाजू में, करवट लेकर उठना। 1 2 पैर लंबे। सर्वांगासन। शीर्षासन के बाद इस आसन का क्रमांक आता है और इससे पर्याप्त लाभ रहता है। बढ़ती आयु में थायराइड ग्रंथि ये बहुत उपयोगी है। अगर सीक्रेशन ज़्यादा हो गया तो कितना भी वो भोजन करेगा, जिसको हाइपर थायराइड कहते हैं, तो वो पतला ही रहेगा, मोटा नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार
अगर सीक्रेशन कम हो गया, हाइपोथायराइड है, तो उसके कारण से थोड़ा भी खाएंगे तो भी शरीर भारी होता है, वजन बढ़ता है। एक कहने पर सीधा लेटना, एक, वापिस उठिए, आपके हाथ कहाँ थे ना, पैर में रहो, एक, लेट जाइए, दो, 45 डिग्री उठाना, सिर नीचे डिग्री, हाथ का सहारा देकर के कंधे से कमर का हिस्सा जमीन के लंब रूप करना, 3, हाथ का सहारा देके पूरा खींचो सिर की ओर, 4, पूर्ण स्थिति, कंधे के बल पर हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं, इसको ध्यान रखना, हाथ का सहारा देकर पूरा सीधा करते जाइए, 5, नितंब टिकाइए, हाँ, पैरों को समानांतर लाइए सिर की ओर, 6, नितंब टिका करके 90 अंश पर कोण बनाइए, 7, 45 अंश पर पैर झुकेंगे, हाथ सटे हुए शरीर के, 8, जानु शीर्षासन के लिए तैयार। इस आसन से, सर्वांगासन से रक्त का संचार मस्तिष्क में बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है। शीर्षासन के सभी लाभ इससे मिलते हैं। जानु शीर्षासन, समतल स्थिति, दाहिने पैर की एड़ी को मध्य में लगाना, 1, 2, हाथ बाजू में, 3, ऊपर, ठोड़ी आगे रखते हुए मिलाना नहीं, 4, पूर्ण स्थिति, पूरा पकड़ करके सिर को घुटने से नीचे लगाना, दरी उड़ गई भाई, ये 4 लाया हूं, 6, हाथ ऊपर, 7, हाथ बाजू में, 8 में पैर खोल के सीधा, 8, दूसरी ओर, 3 ऊपर, 4, पूर्ण स्थिति, पश्चिमोत्तानासन में और इसमें पूरा लाभ मिलता है। पेट की ओर दबाव पड़ने से पाचन क्रिया अच्छी होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, चेहरे पर तेज बढ़ता है, इसका पूरा लाभ है। 5, सामने देखो, हाथ ऊपर, 6, बाजू में, 7, हाथ नीचे, 8 में बायां पैर सीधा। इसके बाद शवासन, सीधे लेट जाइए, पैरों का अंतर, एड़ी का अंतर 1 फुट, पैर खोलिए, हथेली आकाश की ओर, 1 फुट, हाँ, हथेली आकाश की ओर। सभी आसन करने के बाद शवासन का बहुत महत्व है। इसको करने से सारी थकान दूर होकर के नई ऊर्जा का संचार होता है। पैरों के तलुए शिथिल, एड़ी भी शिथिल हो रही है, पिंडली की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल होती जा रही हैं, घुटने की मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं, जंघा की मांसपेशियां भी शिथिल होती जा रही हैं, भूमि को स्पर्श करता हुआ नितंब का भाग भी शिथिल हो रहा है, कमर तक का संपूर्ण भाग शिथिल हो गया है। लंबा गहरा श्वास लेकर के आकार का उच्चारण करेंगे। दीर्घ श्वास, आ,
कमर से ऊपर के शिथिल होने लगी हैं। सीने की मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं। हाथ के उंगली अंगूठे शिथिल होने शुरू हो गए हैं। मणिबंध और कोहनी के बीच का भाग, प्रकोष्ठ, इसकी मांसपेशियां भी शिथिल हो गई हैं। कोहनी से ऊपर का भाग, द्विबंध त्रिबंध युक्त मांसपेशियां भी शिथिल हो रही हैं। कंधे की मांसपेशियां भी शिथिल हो रही हैं। मेरुदंड के सभी मन के नीचे से ऊपर की ओर एक एक करके उसके आसपास की मांसपेशियां भी शिथिल होती जा रही हैं। कमर से कंधे तक का संपूर्ण भाग शिथिल हो गया है। लंबा गहरा श्वास लेकर के उकार का उच्चारण करेंगे। इससे कमर से कंधे के बीच में कंपन होगा और अपनी सारी थकान दूर होगी। दीर्घ श्वास। गर्दन के ऊपर के भाग पर ध्यान केंद्रित करिए। गर्दन की मांसपेशियां शिथिल होती जा रही हैं। उसकी जकड़न, थकान दूर हो रही है। ठोडी शिथिल, दोनों गाल भी शिथिल हैं। दांत धीरे से खुले हुए हैं, होठ बंद करते हुए। दोनों होठ भी शिथिल हैं। दोनों कान शिथिल हैं। दोनों नासिका रंध्र भी सामान्य श्वसन के साथ शिथिल हैं। दोनों कान बिल्कुल शांत हैं। दोनों नेत्र क्रमशः धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे हैं। ललाट का भाग भी शिथिल है। भूमि को स्पर्श करता हुआ सिर का भाग भी शिथिल हो रहा है। ब्रह्मरंध्र भी शिथिल है। गर्दन के ऊपर का पूरा भाग बिल्कुल शिथिल शांत हो गया। लंबा गहरा श्वास लीजिए। मकार का उच्चारण करेंगे। धीरे से पैरों को, हाथों को मिलाइए। दाहिने हाथ को जमीन से सटाते हुए सिर की ओर ले जाइए। दाहिने हाथ को ऊपर ले जाइए सीधा, जमीन से सटाते हुए। बाएं घुटने को मोड़िए। दाहिनी करवट लेकर के आंखें बंद रखते हुए धीरे से उठकर बैठिए। आंखें बंद रखिए। पालथी लगा करके बैठिए। धीरे धीरे हथेलियों को रगड़िए। गर्म होती हैं, इसको कटोरी जैसा बना करके आंखों स्पर्श नहीं करना है। एक बार और करिए। फिर से कटोरी बना करके आंखों पे रखिए। एक बार और करिए। आंखों पे ढकिए। धीरे से आंखें हाथ के अंदर खोलिए और हाथ को हटा दीजिए। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के महत्व को संक्षेप में समझने के लिए ईश्वर ने हमें आयु श्वास के रूप में दी है। अनेकों प्राणी जो तेज गति से श्वास लेते हैं उनकी आयु कम है। उदाहरण के लिए कुत्ता है,
तो उसकी श्वास की गति 1 मिनट में लगभग 30 से 40 है। 30 से 40 मिनट की बार श्वास ले लेता है। इसी प्रकार कछुआ 1 मिनट में केवल 3 या 4 बार ही श्वास लेता है और उसकी आयु 300 वर्ष से भी अधिक है। मनुष्य 24 घंटे में 22,600 श्वास लगभग लेता है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण धन आयाम। इसका मतलब प्राण का विस्तार, करना नहीं होना। यानी हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए कि हम गहरे श्वास लेते हैं। गहरे श्वास का अर्थ है नाभि तक स्पर्श होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि श्वास हमने भरा है। सामान्यतया सभी लोग 35% फेफड़े का उपयोग ही करते हैं, इसलिए नाभि को स्पर्श करना चाहिए। एक और भ्रम रहता है, कई बार श्वास भरते हैं तो फेफड़े में। अनेकों लोगों से पूछा कि श्वास लेंगे तो पेट का क्या होगा, वो कहेंगे सीना फूलेगा और पेट अंदर जाएगा। तो ये गलत है। सही क्या है? परिवार में नवजात शिशु यानी 2-4 महीने के बालक को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो श्वास लेते समय उसका पेट फूलता है और छोड़ते समय नीचे आता है, दबता है। ये प्रकृति से हमें मिला है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उदरीय श्वसन हिंदी में कहते हैं। यही अवस्था हर समय रहनी चाहिए, लंबे गहरे श्वास। और लंबे गहरे श्वास को लेने के कारण से अधिक ऑक्सीजन की मात्रा हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों का काम है, उसमें शिराएं गंदा रक्त फेफड़े में पहुंचाती हैं और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद वो शुद्ध होता है और धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय को पहुंचाती हैं और हृदय पंपिंग करता हुआ पूरे शरीर को पहुंचाता है। इसलिए प्राणायाम का बहुत महत्व है। जब हम प्राणायाम करते हैं, पूरे दिन भर जब हम हलचल करते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में एक विषैला और नशीला पदार्थ बनता है जिसको टॉक्सिन कहते हैं। उसके बढ़ने के कारण से हमें नशा आता है, नींद आती है। और जब रात्रि में सोते हैं तो शरीर की हलचल बंद होती है और ऑक्सीजन की क्रिया होती रहती है। ऑक्सीजन की क्रिया से टॉक्सिन समाप्त होते हैं। जब प्रातःकाल उठते हैं तो हम स्वस्थ उठते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कुछ लोग सर्दी के मौसम में मुंह को, नाक को, सबको लपेट कर सोते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो श्वास वो छोड़ेंगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वही उसके अंदर जाएगा तो शरीर ताजा नहीं रहेगा। अब यहाँ कुछ शोधन क्रिया के साथ अपन प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ में 2 शोधन क्रियाएं हैं। पहला है भस्त्रिका और दूसरा है कपालभाति। ये श्वास नली में, नाक में इस प्रकार कफ रहना, धूल के कण होना, हम यातायात करते हैं, घूमते हैं तो अनेकों प्रकार की गैस, धूल कण हमारे अंदर जमते जाते हैं। उसको निकालने के लिए है। इसको करते समय हाथ को ऊपर लेना, पूरा श्वास भरना और झटके से छोड़ना। हाथ ऊपर करिए, पूरा श्वास भरिए, मेरे साथ करेंगे। झटके से छोड़िए, नीचे आता ही छोड़ना। बाद में गति को धीरे करना।
30-40 बार करना पर्याप्त है। इस धूल कण कफ इत्यादि जो भी होता है बाहर आ जाता है, श्वास नली फेफड़े ये शुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद ध्यान ये रखना है कि कई बार कहते हैं कि ना करना, तो कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं 10 मिनट 15 मिनट भी करते हैं, लेकिन इसमें ध्यान करिए कि कपालभाति में एक झटके से एक श्वास हमारा समाप्त हो रहा है, इसलिए अधिक का लाभ नहीं। दूसरा, पेट पर अंदर झटके से छोड़ते हैं तो पेट पर उसका असर होता है, लेकिन शास्त्रोक्त विधि से इसका असर सूर्य चक्र पर होना चाहिए। इतनी ही ताकत लगाना कि वो दोनों पसलियां मिलती हैं सूर्य चक्र, यहाँ पर ही इसका असर होना चाहिए। तो प्राणायाम करते समय प्राण मुद्रा लगानी चाहिए। ये मुद्रा का सहयोग अपन लेते हैं, इसका वर्णन बाद में बताएंगे। ये प्राण मुद्रा लगा के बैठना। अब कपालभाति प्रारंभ करेंगे। मेरुदंड सीधा और ध्यान ही रखेंगे, सूर्य चक्र पर अपना ध्यान रखेंगे, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। श्वास लेने का और इसको इस प्रकार करना। कुछ लोग यहाँ लगा करके इतना करते हैं दबाव दे करके, तो इस संभावना है नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, तो साइनस की समस्या हो सकती है। इसलिए इसको ऐसे रखना और जहाँ अंगूठा लगाना है वहाँ अपने नाक की हड्डी जहाँ समाप्त होती है वहाँ पर हल्का सा स्पर्श करना और बाईं नासिका से श्वास अंदर लेना, पूरा गहरा। घर्षण की आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना, बहुत धीरे धीरे। छोड़ना। अनुलोम विलोम में जो ध्यान रखने की बात है, बाईं नासिका से श्वास लेना, धीरे धीरे गहरा, घर्षण की आवाज नहीं आए इतने धीरे। दाहिने से छोड़ना, उसके बाद दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना। ये एक चक्र है, ऐसे 9 चक्र करने हैं। अभी हमने 3 ही किए हैं समय बचाने के लिए। 9वां चक्र पूरा होने के बाद, यानी बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे, उसके बाद बाईं नासिका से श्वास अंदर लेकर इसको समाप्त करते हैं, तब ये क्रिया पूरी होगी। तो अनुलोम विलोम को करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसको नित्य करना अच्छा है। भ्रामरी, भ्रामरी के लिए षणमुखी मुद्रा करते हैं। पहले कान के पास छोटा कान है, इसको लेकर के अंदर बंद करना। दोनों उंगलियां तर्जनी और मध्यमा को आंख पर लगाना। ये यहाँ से पलक बाहों से नीचे और यहाँ पलक के नीचे, और अनामिका से हल्का बंद करना, पूरा बंद नहीं करना नासिका रंध्र को, थोड़ा सा। और ऊपर वाले होठ पर कनिष्ठिका। अब सांस अंदर लेना पूरा और लेकर के जीभ को तालू की तरह उठाना, लगाना नहीं, और हल्का हल्का गुंजन करना। जोर से आवाज नहीं करना, स्वयं सुनना है, दूसरे को नहीं सुनाना। श्वास भरिए।
के लिए आसन का समूह प्राणायाम ये किए हैं, इसके साथ कुछ मुद्राओं का सहयोग भी लेते हैं। अपने तुलसीदास जी ने कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। क्षिति का अर्थ है पृथ्वी, जल, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश और समीर यानी वायु। इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। इन तत्वों का संतुलन जब तक शरीर में रहता है व्यक्ति स्वस्थ रहता है, असंतुलन होने पर रोगी होता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने साधना करके अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से इन मुद्राओं का शोध किया है। इनको करने से चमत्कारिक लाभ रहता है। अभी मैं कुछ वर्णन करूंगा, उसको करते जाएंगे। 5 तत्व हैं, उनकी पहचान क्या है, कौन कौन सा तत्व है? तो सबसे पहले कनिष्ठिका, ये जल है। अनामिका पृथ्वी है। मध्यमा आकाश है। तर्जनी वायु है और अंगुष्ठ अग्नि है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में तिलक लगाने की परंपरा है। पहले अनामिका से लगाते हैं आज्ञा चक्र पर और अंगूठे से उसको लंबा करते हैं, तिलक करते हैं। पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व ये जीवनी शक्ति है हमारी, और अंगूठा ये अग्नि है। तो जिस व्यक्ति की जीवनी शक्ति और तेज बढ़ेगा उसको यश प्राप्त होगा ही। ये इसके पीछे भावना है। करते सब हैं, मालूम नहीं है, शायद कम को मालूम है। सबसे पहले अपन करेंगे ज्ञान मुद्रा। तो सामान्यतः जितने भी योग वाले हैं सब इसी अवस्था में बैठते हैं। एक्यूप्रेशर में ब्रेन का पॉइंट अंगूठे पर है, हिस्से पर, और ये वायु जब ये मिलाते हैं तो उस पर दबाव पड़ता है। उसके कारण से एकाग्रता बढ़ती है, क्रोध कम होता है, मन शांत होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए तो बहुत उपयोगी है ये। ऐसा कहते हैं कि लंबे समय तक इसके अभ्यास से छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है और कुछ बातों का पूर्वाभास भी होने लगता है। दूसरी है पृथ्वी मुद्रा। अनामिका को अंगूठे से मिलाना, ये पृथ्वी मुद्रा है, ये जीवनी शक्ति है। इसका अर्थ है इसको करने से अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म, हिंदी में चयापचय की क्रिया अच्छी होती है। विटामिन प्रोटीन की कमी पूरी होती है। कुछ बालकों की हड्डियां कमजोर होती हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ऑस्टियोपोरोसिस। इस मुद्रा को करने से हड्डियों की कमजोरी, विटामिन प्रोटीन की कमी, ये सब पूरी हो जाती है। इससे बहुत लाभ मिलता है। शंख मुद्रा में पहले अंगूठे पर हथेली पर अंगूठे को रखिए ये, और मध्यमा को अंगूठे से लगाइए। ये शंख मुद्रा। अपनी थायराइड ग्रंथि का पॉइंट यहाँ होता है एक्यूप्रेशर में। इस पर दबाव पड़ने के कारण से थायराइड ग्रंथि ठीक होती है। पहले मैंने बताया था कि जब थायराइड ग्रंथि का सीक्रेशन ज़्यादा होता है तो व्यक्ति पतला रहता है, कितना भी भोजन करे, पौष्टिक आहार ले, पतला ही रहता है। इसको करने से वो सामान्य होता है, ठीक होता है। और किसी का सीक्रेशन कम होता है तो वो थोड़ा बहुत भी खाएगा तो मोटा होता जाता है, उसको पता लगता नहीं है क्यों मोटा हो रहा हूँ। इसको ठीक करना आवश्यक है। और जो संगीत से जुड़े हुए हैं, गीत गाते हैं, उनके लिए अच्छी बात है, इससे स्वर मीठा होता है। इसको नित्य आधे घंटे का अभ्यास, सभी मुद्रा को लगभग आधे घंटे करना पड़ता है, इससे लाभ रहता है। और एक प्राण मुद्रा प्रारंभ में लगाई थी,
अपने शरीर में 5 प्रकार की वायु हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण वायु हृदय से फेफड़े और गले तक काम करती है। पानी को 3 भागों में बांटना, एक पसीने के माध्यम से शरीर की गंदगी को बाहर निकालना, दूसरा मूत्र के द्वारा शरीर की गंदगी निकालना, और तीसरा रक्त के लिए, तीनों के लिए जल का विभाजन प्राण मुद्रा करती है। प्राण मुद्रा पहाड़ पर चढ़ना है, इसको लगा के चढ़िए, थकान कम होगी, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलेगी। लद्दाख जाने पर अनुभव हुआ कि वहाँ कई लोग वमन उल्टी कर रहे थे, मैं सामान्य घूम रहा था, कुछ नहीं हुआ। प्राण मुद्रा की बहुत ताकत है। कभी भी थकान हो, प्राण मुद्रा लगा करके लेट जाइए, थकान आपकी दूर होगी। ये 3 प्रयोग बताता हूँ। आजकल छोटे बालकों के भी चश्मे चढ़ गए हैं। तो सबसे पहले उठते ही बिना बोले अनामिका से मुंह की लार आंखों में लगाना। दूसरा, इस लार में 18 तत्व होते हैं, तो सारे दोषों को समाप्त करने वाला है। और गले के ऊपर जो कील मुहासे होते हैं उस पर भी लार लगाई तो वो भी ठीक होते हैं। दूसरा, उगते सूरज पर और या अस्त होते सूरज पर नाटक करना। जब सूर्य लाल है, नारंगी रंग का होता है, उस समय बिना पलक झपके लगातार उसको देखना। प्रारंभ में आंखों में जलन होगी, आंखों में पानी आएगा, उसको आने दीजिए। लगभग 5 मिनट तक त्राटक करना। उसके बाद हथेली को रगड़ते हुए ऐसा गड्ढा बना करके आंख के ऊपर ढकना। ऐसा 3 बार करना, इससे भी नेत्र ज्योति बढ़ती है। और तीसरा है सूर्य को अर्घ देना। ये पहले परंपरा थी। उसका कारण क्या होता है, जब अर्पित करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, तो उस समय सूर्य को पानी की धार के बीच में से देखना, तो 7 रंग की किरणें दिखाई देती है। उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। वो आंखों पर जब पड़ती हैं, उससे भी नेत्र ज्योति बढ़ती है। ये सब आसनों का समूह केवल बाल वर्ग के लिए था। इसको नित्य अभ्यास करेंगे तो शरीर अपना स्वस्थ रहेगा। मुख्य रूप से अपने शरीर को ठीक रखने के लिए आगे झुकना, पीछे मुड़ना, दाएं झुकना, बाएं झुकना और मरोड़ना, अंग्रेजी में ट्विस्टिंग कहते हैं, ये क्रिया आवश्यक है। ये होती है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और दीर्घायु प्राप्त करता है। हम सभी इन सब का अभ्यास नियमित करें और क्रमशः पूर्णता की ओर बढ़ें तो अच्छा रहेगा। अब अंत में कल्याण मंत्र दोहराते हुए उसको पूरा करेंगे। प्राण मुद्रा, अभी ज्ञान मुद्रा लगाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आगे झुक करके धरती माता को प्रणाम करिए।